सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ और शुरू करते हैं आज का सेशन। आज शाम को मैं निकल जाऊंगा। मैंने 2 क्लासेस तुम्हारी तब भी प्लान कर ली हैं आज की। एक क्लास और होगी पॉलिटी वाली क्लास। वैसे तो आज था प्लान कि भाई आज जो है मैं कोई भी क्लास ना लूं ताकि सारे काम टाइम पे हो जाएं। तो आधे काम हो गए हैं, थोड़े 1-2 बचे हैं, वो तुम्हारी क्लासेस के बाद हो जाएंगे। तो इतना हो गया है कि 2 क्लास तो हम कर सकते हैं। तो एटीएम की हमारी पिछले 2 दिन से नहीं हो रही है, तो वो आज क्लास कंडक्ट करनी जरूरी थी क्योंकि आज तुम्हारा टेस्ट भी है। और दूसरा, पॉलिटी की एक क्लास होगी, पॉलिटी की एक क्लास होगी, ठीक है। देखते हैं वो पॉलिटी वाली क्लास होती है कि नहीं होती। बाकी हाँ, पर ये क्लास तो हो रही है एटीएम वाली, ठीक है भाई। मुझे थोड़ा इमरजेंसी में घर जाना पड़ रहा है। मैं संडे को वापस आऊंगा, संडे शाम को। तो मंडे से हमारी क्लासेस कंटिन्यू होगी। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जो आज की 2 क्लासेस, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की और दूसरी अपनी स्टैटिक जीके की, ये 2 क्लासेस और कल की फ्राइडे की जितनी भी क्लासेस है, चारों क्लासेस, ये 6 क्लासेस नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे होंगी। तो आप लोग याद रखना, एक तो हमारी स्टैटिक जीके और वर्ल्ड ज्योग्राफी, और कल की सारी क्लासेस नेक्स्ट वीक सैटरडे संडे होंगी। तो बिल्कुल चिंता मत करना कि तुम्हारी कोई क्लास मिस हुई। सारी क्लासेस हम सैटरडे संडे में कवर अप कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलो बेटा, आदेश वो ऐड हो चुकी है, डिसेबल हो रखी थी, एनेबल हो चुकी है। एक बार ध्यान से चेक करो बेटा, ठीक है। यूएनओ पार्ट 2 डिसेबल हो रखी थी, वो अब एनेबल हो चुकी है। एक बार चेक कर लेना फिर से, ठीक है। रुको, साहिल सर से कल ही मैंने उसको एनेबल करवाया है। एक सेकंड, मैं तुम्हारे मैसेज उन्हीं को भेज देता हूं क्योंकि कल मेरे सामने ही उन्होंने उसको एनेबल किया है। चलो, ये फोटो हो गया, मैं साहिल सर को भेज देता हूं, ठीक है। चलो बेटा, अब मैंने उनको ये भेज दिया है मैसेज, वो अपने आप देख लेंगे। इसको आज ही कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो। मेरे सामने कल ही किया यार उन्होंने, ठीक है। यूएनओ पार्ट 2 वो डिसेबल हो गई थी, क्लास है हमारे पास, डिसेबल हो गई थी, उसे एनेबल किया है कल ही। तो कुछ लोग देखना, एक बार नहीं है, बहुत बार चेक कर लिया। चलो ठीक है, मैं एक बार सर को बोल देता हूं, ठीक है। मैंने उनको मैसेज तो कर दिया है, स्क्रीन भेज दी है, वो टेंशन ना लो, ये जो भी तुमने मैसेज किया है आज हो जाएगा। बिल्कुल गौरव, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैं घर से आ जाऊं एक बार, उसके बाद सारे सेशन शुरू करते हैं, डोंट वरी। चलो बेटा, फटाफट से देखो फाइनेंशियल सेक्टर की स्कीम्स पार्ट 1। हम लोग ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर की स्कीम देख चुके हैं इकोनॉमिक्स में। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं एग्रीकल्चर के बाद अपना हेल्थ एंड सैनिटेशन देख चुके हैं। और अब हमारे सामने फाइनेंस सेक्टर की स्कीम्स हैं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। तो जो भी लोग डायरेक्टली एटीएम में जुड़े हुए हैं, फाउंडेशन उनका मजबूत नहीं है, फाउंडेशन हिला पड़ा है, फिर भी सोच रहे हैं कि एटीएम बैच यानी सिर्फ क्वेश्चंस के दम पे एग्जाम निकल जाएगा, तो ससुरो वो बेवकूफ नहीं है जो थ्योरी पढ़ के आ रहे हैं और फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर एग्जाम निकालेंगे, ठीक है। अगर थ्योरी थोड़ी भी पढ़ रखी है तो क्वेश्चन करने का फायदा है। अगर सीधे जुड़ गए हो एटीएम बैच से तो बेटा मुश्किल है, हजारों सवाल हैं और हजारों सवालों की लैंग्वेजेस अलग हैं, आंसर्स अलग हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद रखने में मुश्किल होगी अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है। तो पहले थ्योरी पढ़ लो ताकि सवाल कैसा भी घूम फिर के आए आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। और वैसे भी कल तक का ऑफर है 399 वाला, फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा, लिमिटेड टाइम का। तो फटाफट जितने लोग एनरोल हो सकते हैं वो एनरोल हो जाएं और उसके बाद जो है तैयारी अपनी शुरू कर दो। चलो बेटा, बाकी जिसने थ्योरी पढ़ रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है, उसको इस बैच से जुड़ने की जरूरत नहीं है। कोई पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अपनी थ्योरी जो पढ़ी हुई है उसी के दम पे क्वेश्चंस करो। और पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, द रिस्क कवरेज ऑन एक्सीडेंटल डेथ इन द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इज डैश एज ऑफ जुलाई 2024। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु पर जोखिम कवरेज कितना है? बताओ बेटा। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब यह है कि मान लो आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ठीक है। आप किसी एक्सीडेंट्स में, मतलब कोई एक्सीडेंट आपके साथ हुआ और उस दौरान आपकी या किसी की भी डेथ हो गई, तो उसने जिसको नॉमिनी बनाया है अपनी फैमिली में, जैसे वाइफ है या मदर है या पिताजी हैं, जिसको भी उसने नॉमिनी बनाया कि भाई मेरे मरने के बाद जो पैसा आएगा इंश्योरेंस का वो मेरे माता को या मेरे पिता को, जिसको भी नॉमिनी बनाया उसको मिल जाना चाहिए, तो उसको वो पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल,
बहुत बढ़िया, बिल्कुल ये एटीएम की क्लास है बेटा, एटीएम की क्लास है। ठीक है, आज एटीएम की क्लास हो रही है इस टाइम पे, ताकि मैं टाइम से फ्री हो जाऊं। और ये क्लास पिछले 2 दिन से नहीं हुई है क्योंकि सारे काम निपटाने पड़ रहे थे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो, हाँ शाबाश, बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधे 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 ये जो स्कीम है बच्चों, ध्यान से देखो, सीधे सीधे ये जो स्कीम है ये भारत में उन सिटीजन्स के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल की एज तक है। तो इस स्कीम का हिस्सा वो लोग बन सकते हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 70 साल की है। और अगर आप इस स्कीम में अपने आप को एनरोल करवाते हो, जिसकी देखो एनुअल जो अगर आपको इसका प्रीमियम देना पड़ेगा, अगर एनुअल प्रीमियम की अगर मैं बात करूं, जैसे आप बोलोगे सर ये स्कीम कैसे मिलती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनुअली हर साल वार्षिक रूप से 20 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। 20 रुपए आपको हर साल जमा करवाने पड़ेंगे। और आपको आपको क्या होगा, अब देखो अगर आप 18 से 70 साल के बीच में हो तो हर साल आप जब भी आप इसको शुरू करो, जैसे मान लो मैं 30 साल का हूं अभी, ठीक है, या 31 साल का हूं, तो 31 साल का हो गया हूं, तो अगर मैं अब इसका हिस्सा बनना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, हर साल 20 रुपए डालता रहूंगा। हर साल वो 20 रुपए मिलेंगे नहीं मेरे को, ठीक है, वो 20 रुपए नहीं मिलेंगे, पर जब बाई चांस मेरी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो मैं अपनी वाइफ को या अपनी मदर को, अपने फादर को, जिसको भी नॉमिनी बनाता हूं कि भाई मेरे एक्सीडेंट के बाद वो जो 2 लाख रुपए हैं, वो जो 2 लाख रुपए हैं वो किसको मिलने चाहिए, मेरी नॉमिनी को, जो मेरे बाद जो मेरा नॉमिनी है उसको। तो एनुअल प्रीमियम है 20 रुपए का और 2 लाख का आपको कवरेज मिल रहा है। आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 70 के बीच में इस स्कीम के लिए अप्लाई करने के लिए। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया है, बिल्कुल 20 रुपीज देना पड़ेगा आपको साल का। पर एक चीज और है, अगर मान लो देखो अगर एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई, तब तो 2 लाख रुपए है, ठीक है। पर अगर एक्सीडेंट हुआ, डेथ नहीं हुई, आप डिसेबल हो गए, डिसेबल मतलब जैसे आपका पैर टूट गया या पैर कट गया या हाथ टूट गया या हाथ कट गया, ठीक है, आप डिसेबल हो गए, तो फिर आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। डेथ होगी तो 2 लाख, डिसेबिलिटी होगी यानी आप विकलांग होते हो, दिव्यांग होते हो, तो 1 लाख रुपए मिलेंगे। और ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये जो स्कीम है बच्चों, ये जो स्कीम है ये 9 मई 9th मई 2014 या 15, बताओ जल्दी से, 2014 या 15 कब लॉन्च हुई है, 2015, ठीक है, 2015 को लॉन्च की, वित्त मंत्रालय को लॉन्च की गई, ठीक है, 9 मई 2015 को लॉन्च की गई वित्त मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है बेटा, वित्त मंत्रालय के द्वारा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो, तो ये स्कीम है। नेक्स्ट, अब देखो साला ये क्वेश्चन देख के मत डरा करो कि इतने लंबा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज एम्ड टू एंश्योर comprehensive financial inclusion of all the households in the country by providing universal access to banking facilities with at least one basic banking account to every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension facility। अब देखो इसे हिंदी में पढ़ो तो समझ में आ जाएगा और तगड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी वो योजना है जिसमें प्रत्येक घर में कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते, वित्तीय साक्षरता, ऋण, बीमा और पेंशन सुविधा तक पहुंच के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है। यानी सीधे सीधे यह है कि भैया ये नेशन वाइड स्कीम है, यानी पूरे देश में ये स्कीम लागू हुई है। और इस स्कीम का उद्देश्य यह है कि देश में जितने भी परिवार हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, देश में जितने भी परिवार है, हर परिवार का एक बेसिक बैंक अकाउंट तो हो, ताकि सरकार अगर कोई फायदा पहुंचाना चाहे, सरकार कोई बेनिफिट पहुंचाना चाहे, तो कम से कम उस परिवार के पास वो बैंक अकाउंट हो जिसमें वो पैसा या वो फायदा पहुंचाया जा सके, वो बेनिफिट पहुंचाया जा सके। तो देश के हर परिवार को, देश के हर हाउस होल्ड को, यानी परिवार को बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग सेवाओं से कनेक्ट किया जा रहा है प्रधानमंत्री जन धन योजना।
प्रधानमंत्री जन धन योजना में। समझ में आया कि नहीं? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना का सीधा सिंपल मतलब है देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना। इसको ऐसे याद रखो, सभी परिवारों को बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना। हर घर में एक बेसिक बैंक अकाउंट तो होना ही चाहिए। ठीक है भाई, क्लियर है सबको? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना, मोदी जी ने लाल किले से डिक्लेयर की थी। जब पहली बार इलेक्शन जीत के आए थे ना मोदी जी, 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो 15 अगस्त को लाल किले से इन्होंने ये अनाउंस की थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लॉन्च की थी, लॉन्च तो 13 दिन बाद हुई, अनाउंस इन्होंने पहले कर दी। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री ने अनाउंस की, प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दी कि भैया ऐसी एक स्कीम आ रही है जिसमें हर परिवार में एक बैंक अकाउंट होगा, ताकि उस परिवार को अगर कोई फायदा सरकार पहुंचाना चाहे मॉनेटरी, फाइनेंशियली, वित्तीय रूप से, तो वो सीधे उस अकाउंट में जाए पैसा। और वो बैंक अकाउंट उस व्यक्ति के नाम होगा जो परिवार में अर्निंग मेंबर है। जैसे आपके घर में मान लो अभी जैसे पिताजी हैं, तो पिताजी के नाम वो अकाउंट खोलेगा, आपके नाम नहीं खोलेगा, साला तुम अर्निंग ही नहीं हो। ठीक है, अगर तुम अर्निंग हो तब खुलवा सकते हो, पर अगर पिताजी अर्निंग है तो उनके नाम अकाउंट खोलेगा। तो जो भी परिवार का अर्निंग मेंबर है, कमाऊ पुत्र है, ठीक है, उसके नाम खुलेगा। तो 15 अगस्त 19, अरे यार ये क्या बोल दिया मैंने, 1947 ठीक है 1947 नहीं भाई, ये 2014। ठीक है, तुम लोगों ने इसको रेज किया क्या? हाँ बिल्कुल, मोदी जी ने किया था, बिल्कुल। तो 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया ये। ठीक है, अनाउंस किया, ठीक है, ये अनाउंस किया और 28 अगस्त को ये लॉन्च हो गई। 28 अगस्त 2014 को ये लॉन्च हो गई। ठीक है, वित्त मंत्रालय ने इसे लॉन्च कर दिया, प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इसका उद्देश्य क्या है? देश के सभी परिवारों को, है ना, देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना। क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके खाते ही नहीं है, जिनके अकाउंट्स ही नहीं है। पर अब तो सबको हो गए, अब तो सबके हो गए। उस जमाने की बात कर रहा हूं जब नहीं हुआ करते थे, 2014 से पहले। तो देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सर्विसेज से, बैंकिंग सेवाओं से कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ना, ये इसका उद्देश्य था। प्रति परिवार एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। प्रति परिवार एक सेविंग बैंक अकाउंट, सेविंग यानी बचत खाता, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि सरकार की तरफ से कोई भी फायदा पहुंचाया जाए तो उस खाते में सीधे जाए वो। ठीक है, तो देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, प्रति परिवार एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये सेविंग बैंक अकाउंट किसके नाम होगा? परिवार के अर्निंग मेंबर के नाम, परिवार के अर्निंग मेंबर के नाम, अर्निंग मेंबर के नाम। ठीक है बेटा, तो जो भी सब्सिडी वगैरह सब मिलेगी इस अकाउंट में आएगी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर? सभी लोगों को क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया। पर याद रखना, इसमें जो जिसके नाम ये अकाउंट होगा उसकी उम्र 18 से 59 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। और ऑब्वियस है, जो भी अर्निंग होगा उसकी उम्र ज्यादातर लोगों की इतनी ही होगी, 18 से 59 के बीच में। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। What is the age group of the people benefited under the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना as of July 2024? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जुलाई 2024 तक के तहत लाभान्वित लोगों का आयु वर्ग क्या है? यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस एज ग्रुप के लोगों के लिए लॉन्च की गई? कोई बता सकता है? जल्दी बताओ। दयाल बोल रहा है कि सर मुगल एम्पायर अदर एस्पेक्ट पार्ट 1, बेटा वो भी डिसेबल हो रखी है, उसे भी एनेबल करवाना है। आज मैं करवा दूंगा सारी वीडियोस, टेंशन ना लो। मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि कुछ वीडियोस डिसेबल हो रखी हैं, कोई वीडियो कहीं गायब नहीं हुई है, बस असली जो है डिसेबल हो गई है।
ठीक है, टीम की तरफ से कुछ हुआ होगा, ग्लिच हुआ होगा, उसकी वजह से। कल मैंने कम से कम भी 4 वीडियोस को एनेबल करवाया है, जिसमें जो ये तुम स्टैटिक जीके वाली बोल रहे हो ना, यूएनओ पार्ट 2, ये भी करवाई थी, पर पता नहीं कैसे नहीं दिख रही तुम लोगों को। एनीवेज, आज और करवा देंगे, अच्छे से करवा देंगे उसको, ठीक है, डोंट वरी। ये बताओ भाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कौन से आयु वर्ग के लोगों के लिए है ये? बताओ बताओ। हाँ बिल्कुल, देखो ये क्या है, लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। ये क्या है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है भाई, जीवन ज्योति, जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी जीवन बीमा योजना है। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, यानी इसमें पैसा तभी मिलता है कि पहले तो आप जमा करवाओ। 18 से लेके 50 साल की उम्र के बीच में अगर आप हो तो आप इस स्कीम से जुड़ सकते हो। जैसे मेरी अभी एज मैंने आपको बताई 31 ईयर्स है, तो 31 साल की एज से अगर मैं इसमें स्कीम में जुड़ूं तो मुझे जितना मैं अमाउंट इसमें डालूंगा, उसी हिसाब से मैं जब मेरी डेथ होगी तो मेरे परिवार को उतना पैसा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? मेरे बाद जिसको मैं नॉमिनी बनाऊंगा, जैसे मान लो मैं अपनी मदर को नॉमिनी बनाता हूं, ठीक है, मैं अपनी मदर को नॉमिनी बनाता हूं तो सारा पैसा मेरी मृत्यु के बाद मेरी माता जी को मिल जाएगा। तो द लाइफ इंश्योरेंस स्कीम 18 to 50 ईयर्स, तो आपकी ये एज ग्रुप होनी चाहिए, ये एज ग्रुप होनी चाहिए। आंसर है 18 to 50 ईयर्स। तो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जिसमें डेथ होने के बाद, ठीक है, अमाउंट नॉमिनी को पे किया जाता है, अमाउंट नॉमिनी को पे किया जाता है। और जैसे नॉमिनी कौन होगा, जिसको मैं डिसाइड करूंगा फॉर्म भरते वक्त, इस स्कीम से जुड़ते वक्त कि भाई मेरा नॉमिनी ये है, मेरी मदर है, मेरे पिताजी हैं, ठीक है। तो डेथ होने के बाद अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा, ठीक है बेटा। एक तो साला ये ऐसी स्कीम्स है जिनको समझाने के लिए ये करना पड़ रहा है, अपने आप को मारना पड़ रहा है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गया सबको? हाँ, नहीं देखो, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट की डेथ हो, किसी भी तरह से डेथ हो, डेथ का मतलब है किसी भी तरह से आपकी डेथ हो, ठीक है, चाहे चुल्लू भर पानी में डूबने से मरे, चाहे स्विमिंग पूल में डूबने से मरे, चाहे एक्सीडेंट से मरे, चाहे हार्ट अटैक आए, चाहे ब्रेन हैमरेज हो, कुछ भी हो, तो किसी भी तरह से मृत्यु हो, बस मृत्यु हो, ठीक है, किसी भी तरह से हो, बस मृत्यु हो, किसी भी तरह से मृत्यु हो, उसके बाद अमाउंट नॉमिनी को दिया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेचुरल हो, एक्सीडेंटल हो, कुछ भी हो, ठीक है। जैसे आजकल रील्स में देखता है ना, वो डांस करते करते निकल गए, जिम करते करते निकल गए, सल्यूट मारते मारते चले गए आगे, समझ रहे हो भाई? हाँ, डेथ इज इंपॉर्टेंट, एग्जैक्टली। ठीक है भाई, डेथ भी सोच रही होगी, मृत्यु भी सोच रही होगी, साला खौफ ही निकल गया मेरा तो, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे तो कुछ होगा ही नहीं कभी, है? समझ में आया बेटा? हाँ चलो, मतलब सीधी सी बात है कि भैया लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, 18 से 50 साल की उम्र के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जितना पैसा डालोगे उतना पैसा जो है बड़ा होके आपको मिल जाएगा आपकी डेथ के बाद, ठीक है। फिर मौज लेना नरक में। क्लियर बेटा? बिल्कुल। अब देखो भाई, तो ये तो हो गया अपना यहां पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड कलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्लियरिंग द गंगा? क्लियरिंग नहीं भैया, हाँ क्लीनिंग होगा ये, क्लीनिंग द गंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड collected by the public organization for cleaning the Ganga by the Ministry of Water Resources, River Developments and Ganga Rejuvenation? तो जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पूरा मंत्रालय का नाम था ये, कि जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा गंगा को साफ करने के लिए सार्वजनिक संगठन द्वारा एकत्रित किए गए फंड का नाम क्या है? बेसिकली आप लोगों ने वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट याद है, हम लोगों ने पढ़ा था नमामि गंगे प्रोजेक्ट, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट का ही पार्ट है ये फंड, ठीक है। ध्यान से सुनो मेरी बात, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो था, जिसको गंगा को साफ करने के लिए डिक्लेयर किया गया था, तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पार्ट है ये फंड, पार्ट है यह फंड, ठीक है भाई। और इस फंड का नाम क्या है? क्लीन गंगा फंड,
क्लीन गंगा फंड, CGF, क्लीन गंगा फंड। समझ में आया बेटा? बिल्कुल। बेसिकली ये जो फंड बनाया है ना, ये फंड बनाया है इस मंत्रालय ने, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने ये फंड बनाया है ट्रस्ट के द्वारा। एक ट्रस्ट के द्वारा ये फंड एक ट्रस्ट के द्वारा बनाया गया, ठीक है, एक ट्रस्ट के द्वारा, एक सार्वजनिक संगठन यानी एक ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। और इस ट्रस्ट का हेड कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर। इस ट्रस्ट का हेड कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, वित्त मंत्री, तो यानी निर्मला सीतारमन जी। तो याद रखो, ये जो क्लीन गंगा फंड है नमामि गंगे प्रोजेक्ट का पार्ट है, और इसे एक ट्रस्ट के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है। इस क्लीन गंगा फंड को एक ट्रस्ट के द्वारा कलेक्ट किया जा रहा है, इस ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, और इस ट्रस्ट का हेड है फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश का, या फाइनेंस मिनिस्टर हमारी देश की, ठीक है। और इस फंड में लोग वॉलंटरीली, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से गंगा नदी को साफ करने के लिए जितना पैसा डोनेट करना चाहते कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि कोई इंडिविजुअली करेगा, जैसे मैं इंडिविजुअल हूं, सिर्फ मैं नहीं, कोई कंपनी भी कर सकती है, ठीक है, कोई फर्म भी कर सकती है। तो बेसिकली जिस किसी को भी गंगा नदी को साफ करने के लिए फंड देना है, तो वो इस क्लीन गंगा फंड में डोनेशन दे सकता है, ठीक है। इस फंड को एक ट्रस्ट के द्वारा मैनेज किया जाता है, वो ट्रस्ट सरकारी है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर उसके हेड है। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है? बिल्कुल। ये फंड कब स्टैब्लिश किया गया है? 2015 में, जब नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू हुआ, लगभग उसी टाइम पे 2015 में ये फंड भी स्टैब्लिश हुआ, ठीक है बेटा। तो इसमें वॉलंटरीली क्या है? स्वेच्छा से, मैं लिख देता हूं, स्वेच्छा से डोनेशंस दिए जाते हैं, स्वेच्छा से इस फंड में डोनेट किया जाता है ताकि उस राशि का उपयोग गंगा नदी को साफ करने के लिए किया जा सके, का उपयोग गंगा नदी को साफ करने के लिए किया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो ये है, ठीक है, क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ गंगा निधि, ये है आंसर। चलो बेटा, तो ये फंड हमें पता चल गया किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया। नेक्स्ट, एन इनिशिएटिव dash was started in 2010 for unorganized sector laborers to encourage the voluntarily savings for their old age। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को उनके बुढ़ापे के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी। क्या नाम है भाई उस पहल का? पहले मैं आपको बता दूं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? असंगठित क्षेत्र मतलब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इसका मतलब होता है कि जो लोग मजदूरी करते हैं, जैसे कोई लोग, जब आप कोई नॉर्मल काम करते हो, कोई ऐसे वैसे काम करते हो जो छोटे मोटे काम है, ठीक है, जो जिनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का तो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, एक औपचारिक संरचना है, ठीक है। पर अगर मान लो आप ठेके पे काम करने वाले मजदूर हो, ठीक है, आपको दिहाड़ी पे लेके जाया जा रहा है कि आ जाओ, आज एक जगह पे खुदाई करनी है, वहां पर हाथ पैर चलाने, फावड़ा वगैरह चलाना है, और दिन का तुम्हें 400 रुपया मिलेगा, चलो 4-5 घंटे का काम है, तुम चले गए। फिर तुम्हें अगले दिन काम आया कि यार ऐसा करो, अभी क्या बोलते हैं, ऐसा करो 15-20 दिन जो है या महीने भर जो है, अभी थोड़ी सर्दी बची हुई है, चाय की टपरी खोल लो। तुमने चाय की टपरी खोल ली, उसके बाद तुम्हें लग रहा है कि सर अभी ऐसा है कि यहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में 4 दिन का काम है, सीमेंट पहुंचाना है, रेता पहुंचाना है, ऊपर चढ़ चढ़ के तुमने वहां पे काम कर लिया। मतलब तुम कुछ भी रैंडम काम कर रहे हो जो अनऑर्गेनाइज्ड है। तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो, जैसे कोई रेडी वगैरह लगा रहे हैं, जो मतलब साइकिल रिक्शा चला रहे हैं, ये सब क्या है? असंगठित क्षेत्र है। तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उनको बुढ़ापे के लिए, क्योंकि अब उनकी फिक्स्ड इनकम तो है नहीं,
कभी 400 इधर से मैनेज किया, कभी 200 मिले, कभी 100 मिले, कभी किसी दिन मिले ही नहीं, कभी 800 मिल गए, कभी 1000 रुपए मिल गए दिन के। तो ऐसे मजदूरों को उनके बुढ़ापे के लिए कुछ बचत करनी चाहिए, ताकि बुढ़ापा कैसे निकलेगा। अभी तो चलो आपके अंदर जान है तो आप पैसा कमा पा रहे हो, 60 वर्ष की उम्र के बाद शरीर जब साथ देना छोड़ जाएगा, ऑब्वियस ये बात है कि बुढ़ापा आएगा, तो फिर कैसे करोगे। बुढ़ापे में तो खाने पीने के पंगे पड़ जाएंगे। तो इसीलिए ये स्कीम शुरू की गई थी 2010 में। इसका नाम है स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना। तो स्वावलंबन योजना जो है बच्चों, ये शुरू की गई थी 2010 में, पर अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है। रिप्लेस क्या किया है? अब इसको रिप्लेस किया है अटल पेंशन योजना ने। अटल पेंशन योजना, इसकी जगह क्या आ गई बच्चों? अटल पेंशन योजना। तो जितने भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, जो भी असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, ध्यान से देख लो बेटा सभी लोग, हाँ सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और असंगठित क्षेत्र के लोग जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 वर्ष के बीच में है, 18 ईयर से 40 ईयर्स के बीच में अगर है, जैसे मान लो मैं अगर किसी असंगठित क्षेत्र में काम करूं तो मेरा बुढ़ापे की तो ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि अभी जान है शरीर में तो कमा रहा हूं, बुढ़ापे में क्या करूंगा। तो फिर क्या सीन है कि 18 से 40, अभी जैसे मेरी 31 उम्र है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अभी से एक बैंक अकाउंट खुलवा के थोड़ी थोड़ी बचत करनी शुरू कर दूं, ठीक है। यानी अटल पेंशन योजना से मैं जुड़ जाऊं, मेरे पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और अटल पेंशन योजना में जितना प्रीमियम, जितना मैं किश्त भरूंगा, जितनी मैं किश्त भरूंगा उस हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। कम से कम मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा मुझे महीने के 5000 मिल सकते हैं। यानी 60 वर्ष का जब मैं हो जाऊंगा, 60 ईयर्स का जब हो जाऊंगा, तो 18 से 40 के बीच में मैं जितना भी यहां पे पेमेंट करूंगा उसके हिसाब से मेरे को पेंशन मिलेगी। कम से कम 1000 रुपए महीना, और ज्यादा से ज्यादा मुझे 5000 रुपए महीने मिल सकते हैं 60 साल की उम्र के बाद, इस स्कीम से जुड़ने के बाद। तो अटल पेंशन योजना में 18 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स के बीच के जो लोग हैं वो जुड़ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? इस स्कीम को 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। 2015 को लॉन्च किया गया था, ठीक है बेटा। और जितना 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 प्रीमियम मैं जमा करवाऊंगा इस स्कीम में, जितना प्रीमियम जमा होगा इस एज ब्रैकेट में, ठीक है, मतलब 40 साल की उम्र तक ही कर सकते हैं। तो 40 साल, अब मैंने 31 में शुरू किया, मेरे पास तो 10 साल ही है, तो 10 साल में जितनी ज्यादा मैं रकम यहां पे दे सकूं उस हिसाब से मेरी पेंशन बन जाएगी। ज्यादा से ज्यादा कितनी बनेगी? 5000 रुपए। तो जितना प्रीमियम जमा हो जाए उसके आधार पर पेंशन बनेगी। उसके आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलेगी। उसके आधार पर 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन बनेगी। पर ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, हर कोई नहीं कर सकता इसको ज्वाइन, ठीक है। पर कम से कम कितनी बनेगी? कम से कम कितनी बनेगी? कम से कम कितनी होगी? कम से कम होगी बच्चों 1000 रुपए, ठीक है। 2000 भी हो सकती है, 3000 भी हो सकती है, 4000 भी हो सकती है, डिपेंड करता है कितना जमा कर रहे हो, और लास्ट में 5000 भी हो सकती है। तो कम से कम 1000, ज्यादा से ज्यादा 5000, ज्यादा से ज्यादा 5000, कम से कम 1000, ज्यादा से ज्यादा 5000, इतने मिल सकते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर है? समझ में आना जरूरी है, बिल्कुल। तो समझ में आ गया ना कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो मजदूर लगे हुए हैं उनके लिए फ्यूचर, उनका जो बुढ़ापा है उसके लिए बचत, एक तरह से सेविंग्स है ये, ठीक है। आप यहां पे प्रीमियम भर दो, आपकी सेविंग्स हो जाएगी, आपकी पेंशन बन जाएगी। तो स्वावलंबन योजना को रिप्लेस किया है अटल पेंशन योजना ने। यही पेंशन थी अपना स्वावलंबन योजना, इसी के नाम से कुछ मॉडिफिकेशंस करके अटल पेंशन योजना बना दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना?
भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के पीछे क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य है, बताओ बेटा। सभी को किफायती आवास प्रदान करना, न्यूनतम 1000 रुपए या 200 रुपए मासिक पेंशन प्रदान करना, प्रतिवर्ष 330 रुपए के बजाय इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000, लाख, 2 लाख रुपए का जीवन कवर प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम प्रारंभिक निवेश करने के बाद 8% की गारंटीकृत रिटर्न पर सुनिश्चित पेंशन। आंसर है डी। जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो 60 इयर्स की एज के हैं उनके लिए पेंशन स्कीम है, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम है बच्चों। ये क्या है? सीनियर सिटीजन्स के लिए, यानी 60 वर्ष की उम्र के बाद के जो लोग हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, जैसे हमारे पिताजी वगैरह भी हो जाएंगे, 60 वर्ष के हो जाएंगे कुछ सालों में, 1 आध साल में, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम है। ठीक है, पेंशन स्कीम, सीनियर सिटीजन्स के लिए पेंशन स्कीम है बच्चों। क्लियर? हां, तो बेसिकली मतलब वही है ना, सीनियर सिटीजन मतलब क्या हुआ? 60 इयर्स की एज के बाद के जो लोग हैं, 60 वर्ष से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है ये। ठीक है, अगर उनकी कोई स्कीम नहीं है, मतलब उनका कोई पेंशन वगैरह नहीं है, कोई ऐसे काम में थे वो जवानी में जहां पे उनकी कोई पेंशन वगैरह नहीं, कोई सेविंग्स नहीं, तो वो ये कर सकते हैं। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए पेंशन स्कीम है ये। करना क्या पड़ेगा ये बताओ, करना क्या पड़ेगा? हाँ बताओ बताओ बताओ। बेसिकली अगर आपके पास पैसा जितना भी है, आपने जो बचाया है, 60 वर्ष की उम्र तक आपने कुछ तो पैसा बचाया होगा, बचत की होगी, है ना, उस बचत को डाल दो इस स्कीम में। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। देखो, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए है। बेसिकली क्या होगा कि आपको 10 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल, जीवन भर के लिए नहीं। पता चला आपकी उम्र 90 वर्ष जा रही है और आप सोच रहे हो 30 साल पेंशन मिलेगी, नहीं। ये जो वय वंदना योजना है ये 10 साल की पेंशन देगी आपको, 10 साल के लिए पेंशन, 10 साल के लिए पेंशन, यानी 60 वर्ष से लेके, यानी अब मान लो 60 वर्ष का होते ही कोई जो भी उसने अपनी बचत की वो डाल दिया इस स्कीम में। ठीक है, तो 10 साल के लिए पेंशन है ये। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति है 60 वर्ष का है, उसने जो कुछ कमाया, मान लो उसने 10 लाख रुपए की बचत कर रखी है अपनी, तो 10 लाख रुपए को, अब वैसे तो 10 लाख रुपए क्या है आज के टाइम में, कब उड़ जाएंगे, कहां चले जाएंगे, कौन ले लेगा, कैसे यूज कर लेगा, कुछ पता नहीं। इससे अच्छा अपना बुढ़ापा सिक्योर कर लो। कैसे? कम से कम 10 साल गुजर जाएंगे, और वैसे भी आजकल लोग जो है 70 के आसपास चले जाते हैं ज्यादातर लोग। ठीक है, तो अपना बुढ़ापा तो सिक्योर हो जाएगा। तो 10 लाख रुपए उस इंसान ने अपनी जीवन भर की कमाई बचत करके रखी हुई थी। जैसे वो 60 साल का हुआ, उसने ये स्कीम ज्वाइन कर ली, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, उसमें 10 लाख रुपए डाल दिए उसने। ठीक है, उसने 10 लाख रुपए डाल दिए। अब इस स्कीम के तहत क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इस स्कीम के तहत उसको 8% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा साल का, 8% रिटर्न मिलेगा उसे, 8% ब्याज मिलेगा उसे। ठीक है, सरकार ने जिस भी बैंक के साथ ये स्कीम लॉन्च की, उस बैंक में उसने बंदे ने 10 लाख रुपए डाल दिए। वो बैंक जो है, यानी सरकार जो है, उसे 8% रिटर्न देगी साल का। 10 लाख का 8% क्या हुआ? 10 लाख का 8% हुआ 80,000 रुपए, यानी 10 लाख तो आपके सेफ हैं ही, आपके वो 10 लाख सेफ हैं। आपको कितना मिलेगा? 80,000 रुपए पर ईयर, 80,000 रुपीज। अब आप इसे चाहे मंथली बनवा लो पेंशन के तौर पे इस 80,000 को, चाहे आप क्वार्टरली हर 3 महीने में बनवा लो, या हाफ ईयरली बनवा लो, हर 6 महीने में ले लो 40,000 करके, या फिर आप साल में एक बार 80,000 ले लो, वो आपकी मर्जी है। तो अगर मान लो तुम मंथली बनवाते हो 80,000 को, तो 80,000 को 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है, उतना अमाउंट आपका मंथली बन जाएगा। तो तुम ये देखो, आपके 10 लाख तो सेफ है, उल्टा आपको 8% रिटर्न मिल रहा है साल का। तो 10 लाख भी सेफ और 80,000 आ रहे साल के, मौज हो गई। तो ये है भैया प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, क्लियर है? अब अरे ससुरा, अगर 1 करोड़ होगा तो यहां इन्वेस्ट क्यों करेगा वो? ठीक है, इस योजना में कहीं और ढंग की जगह इन्वेस्ट करेगा जहां से और ज्यादा रिटर्न है। 1 करोड़ वाला इस स्कीम से थोड़ी जुड़ेगा, 10, 15, 20 लाख वाला जुड़ जाएगा। ठीक है, हाँ
1 करोड़ में तो भाई दूसरा कोई बोल देगा 1 करोड़ में तो वो कहीं इन्वेस्ट कर देगा ऐसे बिजनेस में जहां से अपने आप पैसा आता रहेगा। 8% क्या है साला, वो लाखों में खेलेगा उधर पे। ठीक है भाई, चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो बेटा, ये हो गई हमारी स्कीम। तो याद रखना, ये है बुढ़ापे के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं। जितना पैसा जमा करोगे 8% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल जाएगा साल का। अब चाहे आप उसे साल में 1 बार लो, चाहे साल में 2 बार लो, चाहे साल में 4 बार लो, चाहे हर महीने लो, आपकी मर्जी है। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मंथली पेंशन परमिसेबल अंडर अटल पेंशन योजना? बताओ भाई, अभी बताया था, अभी डिस्कस किया था। अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? मैंने बताया था कम से कम कितनी मिलेगी, कम से कम कितनी, कम से कम कितना अमाउंट मिलेगा, कम से कम कितना अमाउंट, 1000 रुपए, और ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए। समझ में आया बच्चों? कम से कम 1000, ज्यादा से ज्यादा 5000। तो कम से कम 1000 मतलब सी आंसर हो गया। ठीक है, अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज बीन स्टार्टेड द फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के लिए प्रथम कार्यान्वयन शुरू की गई? जल्दी बताओ, भारत सरकार के द्वारा कौन सी स्कीम वित्तीय समावेशन यानी सभी लोगों को बैंकिंग सर्विस से कनेक्ट करने के लिए शुरू की गई, वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई? कौन सी योजना है बताओ? कृषि सिंचाई योजना, ग्राम ज्योति योजना, जनधन योजना, कृषि विकास योजना? सभी लोग बताएंगे। बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करने के लिए, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कौन सी है? जनधन योजना, वेरी गुड, जनधन योजना है ना। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई, और 15 अगस्त को मोदी जी ने भाषण दिया था लाल किले से, वहां पर इसका अनाउंसमेंट किया था। और इसका पर्पस है कि देश के सभी परिवारों को बैंकीय सर्विसेज से यानी बैंकिंग सर्विसेज से कनेक्ट करना, ताकि जो भी बेनिफिट हो सरकार की तरफ से, सब्सिडी या कोई भी फाइनेंशियल हेल्प हो, वो उस बैंक अकाउंट में जा सके। वो बैंक अकाउंट घर के मुखिया यानी जो अर्निंग मेंबर है उसके नाम पर होगा। एक परिवार में एक बैंक अकाउंट, ऐसा नहीं कि एक परिवार में साला 4 लोग बैंक अकाउंट खुलवा के बैठे हैं। एक परिवार में एक बैंक अकाउंट। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, अंडर पीएम जनधन योजना विच स्टेट हैज अचीव्ड 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन? पीएम जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? मतलब इनमें से वो कौन सा राज्य, इन 4 राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जिसके हर परिवार के पास जनधन योजना वाला अकाउंट है? बताओ बेटा, ऐसा कौन सा स्टेट जिसमें हर परिवार के पास जनधन योजना वाला एक अकाउंट है, यानी 100% वहां पर वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो गया है? नहीं 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 नहीं, मेघालय भाई, मेघालय। ठीक है, मेघालय, यहां पे आंसर होगा मेघालय। ठीक है, बाकी जो 2 पहले स्टेट बने थे, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो 2 राज्य बने जिन्होंने अपने स्टेट के सभी परिवारों को जोड़ लिया बैंकिंग सर्विसेज से, तो सबसे पहले केरल और गोवा, सबसे पहले केरल और गोवा ने। मेघालय तो इन 4 में एक ऑप्शन है, ठीक है, पर सबसे पहले केरल और गोवा ने 100% फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन को हासिल किया था। इंक्लूजन को हासिल किया था। क्लियर बेटा, समझ में आ गया सबको? चलो बहुत बढ़िया। तो मेघालय आंसर है, बाकी सबसे पहले केरल और गोवा में हुआ था, अगर इन जनरल आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से हमारे यहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हो गए। ये फाइनेंशियल सेक्टर की पहला पार्ट आया, एक पार्ट और आएगा, पर वो आएगा मंडे को। ठीक है बेटा, तो अब हमारी आज की जो 2 क्लासेस हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके, और कल की 4 क्लासेस नेक्स्ट वीक के सैटरडे संडे में कवर होंगी। ठीक है भैया, समझ में आ गया सबको? तो कल क्लासेस एप्लीकेशन पे नहीं होंगी, मेरी वाली कल नहीं होंगी, और बाकी मिलते हैं मंडे को, मंडे को अपनी सारी क्लासेस कवर करेंगे। ठीक है,
मंडे से अपनी सारी क्लासेस। चलो बेटा, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। एटीएम जी के 14th 2020 2020 2020।